हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है। आज है आपका जीएनएम थर्ड ईयर का CHN 2 यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 से लेकर आए हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हम पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में विश्वास किए हैं तो आप ये विश्वास कीजिए कि मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। जितना हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए। चलिए, थर्ड ईयर वाले एक्टिव है, बहुत अच्छी बात। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का चलिए हम लोग जो कि 5 नंबर में पूछते हैं। पहला है बीनिंग क्या होता है। बीनिंग के बारे में हमको लिखना है, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही दे देगा बीनिंग, तो आपको बीनिंग के बारे में सबसे जो है जितना हो सके लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं बीनिंग होता क्या है। तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में छोड़िए, सेकेंड ईयर में यह चाइल्ड हेल्थ में पढ़ना था, ठीक है। थर्ड ईयर में भी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में भी आपको कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ना है। बीनिंग क्या होता है मेरे डियर साथी, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ के आ रहे हैं। बीनिंग अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं तो फिर आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा है। सेकेंड ईयर में अभी अभी आप लोग आए हैं निकल के। तो बीनिंग का मतलब होता है कि स्तनपान तो चलेगा ही चलेगा, माँ का दूध तो बच्चा लेगा ही लेगा, इसके प्लस मतलब इसके साथ में जो है ऊपर से कुछ भोजन दिया जाना ही बीनिंग कहलाता है। यह बीनिंग 4 से 6 महीने के उम्र में शुरू किया जा सकता है, समझ गए। ज़्यादातर जो है यह कंडीशन 6 माह में जो है शुरू किया जाता है, ठीक है। चूँकि जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, एज बढ़ता है, तो उसका वेट बढ़ता है, हर एक चीज़ बढ़ता है, वृद्धि विकास होता है, तो उसी अनुसार जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत भी होने लगता है वृद्धि और विकास के लिए। तो ऐसे में उसका माँ का सिर्फ दूध जो है पर्याप्त नहीं हो पाता है उस एज में। शुरुआती 4-5 महीना में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, माँ के दूध से ही सब कुछ होता है। लेकिन जैसे ही वह 6 महीने के आसपास आ जाता है तो उसके शरीर के आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व माँ के दूध से उतना नहीं मिल पाता है जितना चाहिए उस एज में। तो यही कहता है कि बीनिंग प्रोसेस जो है आप शुरू कर सकते हैं माँ के दूध के साथ में। ऐसा मत समझिएगा कि बीनिंग का मतलब है स्तनपान को बंद ही कर देना, ऐसा नहीं होता है। बीनिंग मतलब है कि स्तनपान ब्रेस्ट फीड तो चलेगा ही, साथ में इसके ऊपर से कुछ भोजन बच्चे को जो पसंद हो, जो उसके स्वास्थ्य के लायक हो, वही भोजन जो है उसको ऊपर से देना, यानी दूध के साथ में ये भी भोजन चलाना ही बीनिंग कहलाता है, समझ गए। चलिए अब हम इस चीज़ को देखते हैं। चूँकि बीनिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध से समान पारिवारिक आहार में लाते हैं। अब होता है ना कि अगर कोई भी चीज़ बच्चे को डायरेक्ट अगर स्तनपान छुड़ाइएगा तो बच्चे में इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चा 4 से 6 महीना का हो गया है तो बच्चे को हम यह स्तनपान के साथ में कुछ ऊपर से आहार देंगे, बाहरी आहार देंगे, जो धीरे धीरे यह आहार का आदत बच्चा बना लेगा। तो धीरे धीरे उसको पोषण का आवश्यकता जो होगा वो भी मिलेगा, और साथ में जब समय हो जाएगा स्तनपान छोड़ने का तो वह माँ के दूध को स्तनपान को छोड़ भी सकता है, तो कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट से स्तनपान छुड़ा दे और आप उसको कोई भोजन ऊपर से नहीं देंगे तो बच्चा में इफेक्ट पड़ेगा वृद्धि और विकास में, वही बच्चा कुपोषण हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, इस दौरान होता यह है कि माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या पूरक आहार सप्लीमेंट्री फूड्स दिए जाते हैं जो बच्चों के इस दौरान बढ़ी हुई पोषण की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मैंने पहले ही बताया कि बीनिंग के दौरान माँ के दूध के अलावा भी जो है कुछ ऊपरी भोजन देते हैं या पूरक आहार देते हैं जो बच्चे को इस दौरान मतलब इस एज में जो भी बढ़ा हुआ पोषण है, जो उसका आवश्यकता है कि हाँ अब इसका पोषण की आवश्यकता बढ़ गया है, तो उसको पूर्ति करने के लिए यह ऊपरी आहार मदद करता है, समझ गए। बीनिंग कब शुरू करनी चाहिए, अब मैंने आपको सीधा बता दिया कि हाँ ये देनी चाहिए, बीनिंग शुरू करनी चाहिए। तो बीनिंग कब शुरू करनी चाहिए, इस चीज़ को व्हेन टू स्टार्ट बीनिंग, बीनिंग का कब शुरुआत करें। पूरक आहार देने का कोई निश्चित समय नहीं है, सप्लीमेंट्री मतलब ऊपर से कोई भोजन देने का कोई निश्चित समय जो है फिक्स नहीं है कि इतने ही समय में शुरू किया जाएगा। यह बच्चों व माँ के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए। यह फिक्स नहीं है कि बच्चे को कब भोजन देना शुरू करेंगे, लेकिन यह माँ के ऊपर निर्भर करता है कि माँ जो है कब निश्चित करती है, बच्चे को आदत लगाती है कि भोजन के जो है अपने स्तनपान के अलावा कुछ भोजन ऊपर से भी कब देना शुरू करती है, ये माँ पर निर्भर करता है।
अधिकांश जो माता होती है वह दूध 6 माह तक शिशु के लिए पर्याप्त होती है। मतलब जो भी अधिकांश माता होती है उसका दूध जो है 6 माह तक शिशु के लिए पर्याप्त होता है। मतलब कोई बच्चा है, जन्म लिया, जन्म के बाद वह 6 माह तक बच्चा को जो है माँ का दूध दिया जाएगा तो यह पर्याप्त हो जाएगा, समझ गए। परंतु कुछ बच्चों में 4 से 5 माह के बाद स्तनपान बच्चे की आवश्यकता के लिए कम पड़ने लगते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारे जो फीमेल लेडीज होती है यानी माँ होती है वह 6 माह तक बच्चे को लिए स्तनपान कराती है और यह पर्याप्त भी होता है बच्चे के लिए, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं होता है अगर 6 माह तक भी अगर सिर्फ स्तनपान ही करा के रखे अपने बच्चे को, तो वैसे माँ को जो अधिकांश में आती है उसको दिक्कत नहीं होगा। परंतु कुछ ऐसे भी माँ है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 4 से 5 माह के बाद स्तनपान बच्चों के लिए कम पड़ने लगते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आराम से 6 माह तक माँ के दूध पर ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 से 5 महीने के बाद ही स्तनपान बच्चे के लिए कम पड़ने लगता है उसके आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। जो बालक के वृद्धि वक्र से ज्ञात होता है, जो बालक के ग्रोथ चार्ट से ज्ञात होता है। अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुका है पहले से ही तो उसको 4 से 5 माह में जो है माँ का दूध कम पड़ने लगेगा, ठीक है। अगर जो बच्चा उतना वृद्धि नहीं किया है तो वह उसके लिए माँ का दूध 6 माह तक भी जो है इनफ होगा, समझ गए। यह कहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं, तो यह वृद्धि वक्र बच्चे के शिशु के जो है ग्रोथ चार्ट से ज्ञात करते हैं, ठीक है। शिशु को 6 माह तक एकनिष्ठ स्तनपान के बाद ऊपरी ठोस व अर्ध ठोसों को रूप में पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वीनिंग कब शुरू करना चाहिए। तो जैसे ही 6 माह पूर जाए आपके बच्चे का, 6 मंथ्स हो जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को स्तनपान के साथ में कुछ ऊपरी से भी भोजन दिया जाए जो बच्चे के लिए सुलभ हो, आसान हो और पचने वाला हो, ठीक है। तो यही चीज़ें आपका होता है, समझ गए। एकनिष्ठ मतलब लगातार तौर पे बिना कोई भोजन के 6 माह तक तो स्तनपान कराएंगे ही कराएंगे, 6 माह तक कुछ नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही 6 माह का बच्चा होगा तो अब कोशिश करेंगे कि बच्चा को कुछ जो है ऊपरी जो है भोजन दिया जाए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं। वीनिंग का अर्थ ये नहीं होता है कि स्तनपान 6 महीने करा लिए और इस स्तनपान बंद हो गया, अब बच्चे को भोजन की तरफ ले चलना है तो सिर्फ भोजन ही देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्तनपान के साथ में यह जो है ऊपरी भोजन चलते रहता है, इसी को वीनिंग कहते हैं, ओके। स्तनपान वीनिंग के साथ में 2 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। अब माँ चाहे तो अपने बच्चे के लिए ऊपरी से तो भोजन देगी ही देगी, साथ में स्तनपान वो जो है चाहे तो 2 वर्ष तक वीनिंग के साथ में जारी रख सकती है। यह माँ के ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ों को समझ गए। तो वीनिंग कब शुरू करना चाहिए, किन बच्चों को कब क्या आवश्यकता पड़ता है वो जान गए। चलिए अब एक चीज़ें है कि वीनिंग में हम क्या क्या शामिल करेंगे, मतलब जो ऊपरी भोजन देंगे बच्चे को उसमें क्या क्या शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं। पहला जो होना चाहिए वह ऊर्जा प्रचुर खाद्य पदार्थ होनी चाहिए। मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ देंगे बच्चे को जो ऊर्जा से युक्त हो, जो कम देने के बाद भी जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिले, ऐसा जो है ऊपरी से आहार देंगे। मतलब बच्चा जो होता है वो तो ज़्यादा चीज़ों को पचा नहीं पाएगा, वह ज़्यादा खा नहीं पाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि कम मात्रा देने के बाद ही बहुत ज़्यादा जो है उसको ऊर्जा मिल जाए। तो इसके लिए ऊर्जा प्रचुर खाद्य पदार्थ देंगे। जैसे घी और वसा होता है, घी और तेल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वसा होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा वसा होता है उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए 1 चम्मच तेल या घी जो है प्रतिदिन बच्चे को पूरक आहार में शामिल करनी चाहिए। आप लोग देखते भी होइएगा कि बच्चे को घी पिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसके आवश्यकता को पूरा करता है। घी बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल होता है, ठीक है। दूसरा आप वीनिंग में शामिल कर सकते हैं प्रोटीन प्रचुर, मतलब ऐसा भोजन जिसमें कम देने के बाद भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए, या एनर्जी हो, प्रोटीन हो, ठीक है, विटामिन खनिज हो। ये शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, खासकर बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे को एनर्जी प्रचुर वाला खाद्य पदार्थ देंगे, ऊर्जा वाला, प्रोटीन वाला भी प्रचुर मात्रा में देंगे। जैसे दाल, मूंगफली, अंडा, सेम इत्यादि, इस समय प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आहार में मिलाकर, ऊपरी आहार में मिलाकर देना चाहिए, जिससे कम लेने के बाद भी बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सके, प्रोटीन मिलेगा, ओके।
तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फूल बच्चे को 6 माह के उम्र के बाद बढ़ी हुई विटामिन और आयरन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शामिल करनी चाहिए। अब ऊर्जा देख लिए, ठीक है, प्रोटीन देख लिए कि कहाँ से मिलेगा। अब अगर बच्चे को विटामिन व खनिज आयरन चाहिए तो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल देंगे जो उसके बढ़ी हुई आवश्यकता पोषण को पूर्ति करता है विटामिन आयरन के रूप में। तो ये भी एक आवश्यकता है। एंड लास्ट है, चौथा है बिनिंग में हम लोग बच्चे को कम से कम 5 बार खिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चा एक बार में कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है तथा उसकी पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक पूरक आवश्यकता की होती है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि बच्चा का जो पेट होता है, जो पाचन होता है, वह उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है जितना एक वयस्क के होता है, ठीक है। उसमें कम मात्रा भी स्टोर होगा पेट में, तो ऐसे में बच्चा कम ही खाता है। 1 से 2 कौर खिलाइएगा, बच्चा छोड़ देता है। तो ऐसे में कम से कम बच्चे को 5 बार खिलानी चाहिए ताकि बच्चे को जो आवश्यकता है वह मिल सके इन सब ऊपरी भोजन से, ऊपरी आहार से। तो यही आपका बीनिंग होता है। पहले हम लिखेंगे बीनिंग के बारे में, फिर लिखेंगे बीनिंग कब शुरू करें, फिर लिखेंगे कि बीनिंग में क्या क्या शामिल करें। यह 3 स्टेप बीनिंग का आपका 5 नंबर दे देगा। ओके, चलिए इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा, समझ लिए होंगे तो इंग्लिश में पढ़ना आसान होगा, नहीं समझे होंगे तो रटना आपके लिए ही आसान होगा, ठीक है। चलिए जो भी मर्जी है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए सारा के सारा इंग्लिश हिंदी दिया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है सूचना इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन जो है पूछेगा। अब देखिए आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ईयर में भी हम जो है खान पान, स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा, समुदाय, आसपास सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कम्युनिटी में पढ़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा उसका एक्सटेंडर्ड लेवल है, ऊपर का लेवल है, तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे वही सब चीज़ें को, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्वास्थ्य की योजना, हेल्थ का स्तर, ठीक है, बहुत सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऊपर लेवल का थोड़ा पे यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, मतलब सूचना प्रणाली के बारे में। ये क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य मतलब फ़ायदा है, और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता है। तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर 5 नंबर में पूछता है एग्ज़ाम में या 10 नंबर में तो आराम से लिखिएगा। चलिए हम बताते हैं क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना और सिस्टम मतलब प्रणाली। ओके, देखिए क्या होता है। एक ऐसी कार्य प्रणाली जिसमें उपकेंद्र से उच्च स्वास्थ्य संगठनों के संगठन, संचालन, प्रशिक्षण एवं शोध के लिए आवश्यक सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, वह इन सूचनाओं को संचारित किया जाता है और आवश्यक होने पर उपयोग में लिया जाता है। मेरे डियर साथी, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम मतलब क्या होता है, एक तंत्र, एक प्रणाली, ठीक है। तो सूचना प्रणाली का अर्थ है कि हम हेल्थ के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे संस्था है, तो जैसे हेल्थ केंद्र हो गया, उपकेंद्र हो गया। उपकेंद्र सबसे नीचे का होता है और उपकेंद्र सबसे नीचे का होता है, तो वहाँ से लेकर और सबसे जो उच्च संस्था होगा हेल्थ का, जो उच्च संगठन होगा, वहाँ तक के संचालन से लेकर वहाँ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और रिसर्च, इस सब में जो है सूचना एवं आंकड़ों का जो है आवश्यक होता है। तो इसी को जो है इसीलिए ये सारे सूचनाओं का एकत्रित किया जाता है और यही हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, समझ गए। अब ये जो सूचना प्राप्त होता है, चाहे वो प्राइमरी के उप केंद्र से हो यानी सब सेंटर से हो, या प्राथमिक केंद्र से हो, या कम्युनिटी हेल्थ से हो, या मेडिकल कॉलेज से हो, या कोई हायर सेंटर से हो, वहाँ से जो भी हमें जो है मिल रहा है, चाहे वो शोध के लिए मिले, चाहे रिसर्च के जो भी संचालन के लिए मिले, जो भी हमें डाटा मिल रहा है सूचना के रूप में, वह जो है कम्युनिकेट किया जाता है, संचारित किया जाता है, मतलब उसे क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और आवश्यक होने पर उसे उपयोग में लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, आप कहीं जाते हैं इलाज कराने किसी सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे उससे भी हायर में जाएं, या फिर सदर में जाते हैं, या PHC में जाते हैं, या ग्रामीण लेवल पर उप केंद्र में जाते हैं,
तो क्या आप समझते हैं आपसे जो नाम या आपका जो ट्रीटमेंट होता है, जो आपका दिक्कत है, वह क्या आपको ऐसे ही दवाई दे दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, आपका पूरा उस पर ट्रीटमेंट का चार्ट बना होता है, कौन सा बीमारी है, किस चीज़ का आपको दवाई मिला है, इस सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखा जाता है। और यह रखा क्यों जाता है? तो रखा इसीलिए जाता है कि ज़रूरी पड़ने पर इस आंकड़ाओं का, इन्फॉर्मेशन का जो है आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, कलेक्ट किया जाए और इस पर एक एनालिसिस किया जाए, एक रिसर्च किया जाए और जो भी ज़रूरी हो तो उसको उपयोग में लिया जा सके। समझ रहे हैं? आमतौर पे समझिए कि किसी को अगर कोई चीज़ खोज करना होता है तो खोज करना होता है, आप नॉर्मल समझिए, आप कहीं किसी के पास कॉल नहीं लगाते हैं, लेकिन आपके पास फ्रॉड कॉल कैसे आ जाता है? फ्रॉड कॉल कैसे आ जाता है? कहीं ना कहीं कोई आपके नंबर को कोई ना कोई आपको जो है किसी के पास भेज रहा है, संचारित कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे के साथ में। तो वही कारण है कि आपके नंबर पर कोई बार बार फ्रॉड कॉल करता है या बार बार कंपनी अदरवाइज का बहुत सारे इधर उधर का कॉल आता रहता है जो बेफालतू के रहता है। तो ऐसा कैसे होता है? बिना आपके नंबर कोई लिए हुए कैसे आपके सारे बातों को जान जाता है कि हाँ आप फलाने चीज़ का सिम चला रहे हैं, आपके पास ऐसे डाटा का ऑफर है, एक कर लीजिए, और इस टाइप से आपको फंसाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी या कोई ऐसा जो है जो मिला हुआ है वो सारे फ्रॉड से, और वह फ्रॉड जो है लेकर और इस पर रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है और अपने उपयोग में लेता है। और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ के सेक्टर में जो सबसे निचला केंद्र है, उपकेंद्र, वहाँ से लेकर सबसे जो ऊंचला केंद्र है, उच्च संस्था या संगठन, वहाँ से सारे सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और जो भी प्रशिक्षण हो गया, संचालन हो गया या शोध में जो भी सूचना और जो डाटा होता है सबको कलेक्शन किया जाता है। जो भी रिसर्च हो गया या जो भी संस्था को चलाने में या कोई भी ट्रेनिंग में जो भी सूचना आया है सबको एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करके उसका कलेक्शन करके उस पर एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करके उसको जो है आगे संचारित किया जाता है अपनी टीम में और आवश्यक होने पर उसे उपयोग में लिया जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहना, एक सिस्टम के, एक तंत्र के तरह। ठीक है, जैसे आप लोग एनाटॉमी में पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब बहुत सारे चीज़ मिलाकर एक तंत्र बनाता है, एक जाल सा बना देता है, वही सिस्टम होता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी वही है। छोट संस्था से लेके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सबसे उच्च संस्था और संगठन है वहाँ तक के जो रिसर्च में, जो उसके संचालन में, जो उसके शोध में जो सारे इन्फॉर्मेशन है, जो आंकड़ा है, वो सब का जो है एकत्रित किया जाता है और जो काम आता है तो इसको आगे संचारित सबके बीच किया जाता है और उपयोग होने, आवश्यक होने पर इसका सारे सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। तो यही आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। समझ गए? तभी जाके आप लोग देखते होइएगा कि नए नए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सुविधा होता है, खोज होता है और नए नए बीमारियों का पता लग पाता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट संभव हो पाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सूचना प्रणाली के क्या उद्देश्य है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, देख लीजिए। अब इसका क्या उद्देश्य मतलब यह क्यों है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्यों है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो स्वास्थ्य नीतियों एवं निर्णयों में सहायता मिलना। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है तो हम आराम से किसी भी चीज़ के बारे में, उसके नियम के बारे में और उसमें निर्णय के बारे में भी जो है सहायता उससे मिल सकता है। बात सही है। नवीन संसाधन विकसित करना। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा से काम नहीं करेगा तो नए नए चीज़ों का, नए नए रिसोर्सेज का जो है इन्वेंशन यानी विकसित नहीं हो सकता है या कठिन हो जाएगा। स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना। जो भी आपके क्षेत्र में या जो भी देश लेवल पर या राज्य लेवल पर जो आपके हेल्थ सुविधा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इसका समय समय पर मॉनिटरिंग किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है सभी सूचनाओं के आधार पर जो सूचना प्राप्त हुआ है उनके पास में। तो इस सूचना से मॉनिटरिंग और मूल्यांकन में भी सहायक होता है, नए संसाधन विकसित करने में भी सहायता होता है, स्वास्थ्य नीति और निर्णय में भी सहायता मिलता है। समझ गए? चलिए
चौथा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें है कि नए नए सूचना मिलेगा तो उससे हम नए नए गुणवत्ता जो है लाएंगे, अपने क्वालिटी में बदलाव लाएंगे। स्वास्थ्य नीतियों एवं निर्णयों में सहायता प्राप्त करना। अगर सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, सब सेंटर से लेके उच्च स्वास्थ्य संगठन का सरकार के पास अगर कोई सूचना नहीं रहेगा तो सरकार कैसे जान पाएगी कि कौन सी बीमारी में क्या आवश्यकता है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में और क्या जो है निर्णय हम ले। तो इस निर्णय और नीति बनाने में सहायता करता है कौन? इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ गए? तो इसका एक उद्देश्य भी हो गया। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, विशेषता देखेंगे, यानी विशेषता या गुण भी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, सूचना प्रणाली में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बनाते हैं तो उसमें हम वैसे ही वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो लोगों के बीच में। ठीक है, सूचनाओं को एकत्रित करने तथा उसे प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित प्रपत्रों का ही उपयोग करना चाहिए। अब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के सामने हमको लाना है तो उसको उसी चीज़ में रूप में लाएंगे जो उसको अच्छा लगे, जो जिसके लिए एक उसका बना हुआ है। जैसे लेटर, किसी को अगर लेटर हमको कहीं भेजना है, सूचना अगर कहीं भेजना है तो हम लिफाफे में बंद करके भेजते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि सीधा हम लिख लिए और जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्टल में गिरा दिए। ऐसा होता है? नहीं होता है। वैसे में खो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन किसका है। तो एक लिफाफे में बंद करके उसको हम लोग भेजते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें जो है प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में मदद मिले और एक ऐसा उपयोग करेंगे ताकि सूचनाओं को एकत्रित करने में भी उपयोग में आए। तीसरा है इसका विशेषता इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि सूचना जनसंख्या पर आधारित एवं समस्या उन्मुख होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से इसका विशेषता ये भी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि जो भी हम सूचना का कलेक्शन कर रहे हैं वह जनसंख्या पर आधारित और समस्या को दूर भगाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में हम सूचना बना रहे हैं हेल्थ के क्षेत्र में और उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। चौथा है सूचना प्रणाली के अंतर्गत दिए गए तथ्यों या आंकड़ों के प्रति फीडबैक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब जो भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत जो भी फैक्ट और डाटा आया है तो उसको लोग कैसे अपना फीडबैक, अपना प्रतिक्रिया दे, इसका भी व्यवस्था जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे किसी हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जाएंगे तो वहाँ पर एक शिकायत पत्र रहता है, तो उस शिकायत पत्र में आपको जो भी शिकायत हॉस्पिटल के बारे में लगता है जाके वहाँ पर लिख कर उसमें डाल दीजिए। तो आप डाल देंगे तो आप अगर उसमें एक ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे कि आपको कोई फीडबैक दे तो कैसे फीडबैक आपको मिलेगा? प्रतिक्रिया उनका मिलेगा कि हाँ ये व्यवस्था क्यों इतना कमज़ोर है, वो भी प्रतिक्रिया देंगे ना। तो यह सब के सब जो है एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ही एक जाल होता है। समझ गए? सूचनाओं को एकत्रित करने एवं उसके प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित प्रपत्रों का ही उपयोग करें। वही चीज़ें है कि जो भी सूचना है उसको कलेक्शन करना है और उसको हमको किसी के सामने दिखाना है तो इन सब के लिए हम एक निर्धारित, एक जो हमारा फिक्स जो प्रपत्र है, जो एक डायमेंशन है, उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट है छठा है स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन के लिए उपकेंद्र से लेकर केंद्रीय संगठन तक एकदम मजबूत संस्थागत ढांचा होनी चाहिए। अब स्वास्थ्य से संबंधित कोई सूचना है तो उसके हम लोग मैनेजमेंट के लिए उप केंद्र से लेकर, सब सेंटर से लेकर केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल तक का जो संगठन है हेल्थ के क्षेत्र में, उसका एक मजबूत जो है संस्थागत इंस्टीट्यूशनल ढांचा होना चाहिए ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से जो है पेश कर सके। समझ रहे चीज़ को? तो ये सारे चीज़ को आप लोग को मैं बता दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम आप खुद से भी लिख सकते हैं हेल्थ के क्षेत्र में कि इसका क्या महत्व हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य है, ये होता क्या है। ठीक है, चीज़ों को बता दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।